नमस्कार साथियों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं। ब्रांच अकाउंट। ये ब्रांच अकाउंट यानी शाखा खाते, ये है क्या? शाखा। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि शाखा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपका ये शाखा यानी ब्रांच क्या होती है। अब जैसे कि कॉमन सी चीज है, नॉर्मल सी चीज है ब्रांच, शाखा है। किसी भी आप चाहे हेड ऑफिस को ले लें, आप किसी भी एजेंसी को ले लें, बैंक से ले लें, है ना। जैसे बैंक आपका SBI, हर जगह इसकी ब्रांचेज हैं, शाखाएं ही तो उनको कहा जाता है। लेकिन इसका हेड ऑफिस, जैसे SBI का हेड ऑफिस आपका कहाँ है? मुंबई में स्थित है। ऐसे ही कोई भी जो व्यवसाय होता है, कोई भी व्यापार होता है, तो उसका जो केंद्र होता है, वो सेंटर जो होता है वो एक ही होता है। लेकिन उस सेंटर से कई जगह उसके व्यापार को विस्तारित किया जाता है। अब विस्तारित करने के लिए विस्तार का से यही है कि अलग अलग जगहों पे हम अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अपनी वस्तु या सामग्री या माल, जिसे गुड्स कहते हैं, जो उत्पादन है हमारा, उसकी बिक्री करते हैं। तो जब कई जगह एक साथ बिक्री चलती है, हमारी होती है, तो इससे क्या होता है? बिक्री बढ़ जाती है। और जितना अधिक हम बिक्री करेंगे उतना ज्यादा हमें लाभ होगा। ये अधिक से अधिक लाभ कैसे संभव है? अधिक से अधिक बिक्री करने पर। तो अधिक से अधिक बिक्री तभी होगी जब अधिक से अधिक बिक्री केंद्र हो हमारे पास। तो अधिक से अधिक बिक्री केंद्र ही ये जो हम स्थापित करते हैं अलग अलग जगहों पे, वही हमारी शाखाएं हैं। इन सब को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए एक जगह होती है जिसे हम हेड ऑफिस बोलते हैं, यानी कि मुख्य कार्यालय। ये सभी शाखाएं मुख्य कार्यालय के द्वारा नियंत्रित होती हैं। ठीक है। तो शाखा किसे कहते हैं? शाखाएं आपकी क्या है? तो जो किसी विशेष व्यवसाय के द्वारा अपनी बिक्री के लिए जो माध्यम बनाए जाते हैं, बिक्री करने के लिए जो केंद्र, उप केंद्र, सहायक केंद्र बनाए जाते हैं, वही शाखाएं होती हैं। उन्हीं को हम शाखाएं कहते हैं। अब ये शाखाएं आपकी 3 प्रकार की होती हैं। अब यहाँ पे शाखा और मुख्य कार्यालय, जैसे कि अभी मैंने चर्चा में लिया था कि हेड ऑफिस क्या होता है? जहां से इन शाखाओं का नियंत्रण होता है, कंट्रोलिंग होती है। यानी हेड ऑफिस ही मेन जगह है जहां से शाखाएं तो कई हो सकती हैं, लेकिन उन सभी शाखाओं का हेड ऑफिस यानी केंद्र, सेंटर एक ही होता है। ठीक है। तो हेड ऑफिस वह जगह है जहां से समस्त शाखाओं की कार्यप्रणाली का नियंत्रण किया जाता है। अब यहाँ पे ये शाखाएं हम लेखांकन की दृष्टि से देखें तो 3 प्रकार की हम इनको लेके चल सकते हैं। शाखाएं कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की ले सकते हैं। 3 प्रकार की। वो 3 प्रकार की कौन कौन सी? नंबर 1 है पहली शाखा, जिसे कहते हैं आश्रित शाखाएं। देखिए सर, ये यहाँ पे पहला आपकी 3 प्रकार की, जैसे कि बताया, शाखाएं होती है। पहला है आपका आश्रित शाखाएं, दूसरा B नंबर में स्वतंत्र शाखाएं, और C नंबर में विदेशी शाखाएं। अब यहाँ पे आपका आश्रित शाखाएं क्या, कौन सी शाखाएं होती हैं? आश्रित शाखाएं वे शाखाएं होती हैं जो कि पूरी तरह से मुख्य कार्यालय के ऊपर निर्भर करती है। अर्थात समस्त व्यवसाय इनका मुख्य कार्यालय पर ही निर्भर करता है। मुख्य कार्यालय के द्वारा जो माल भेजा जाता है, केवल उतनी ही माल की ये बिक्री करती है या कर सकती हैं। स्वयं कुछ भी अतिरिक्त करने के लिए ये स्वतंत्र नहीं होती है। इसलिए इनको हम आश्रित यानी डिपेंडेंट यानी निर्भर शाखाएं कहते हैं। काहे पर डिपेंड रहती हैं? फुली रूप से ये हेड ऑफिस पे डिपेंड करती है। और नगद और उधार दोनों प्रकार की बिक्री कर सकते हैं। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होता, लेकिन माल और सामग्री या जो भी खर्चे हैं वो सभी के सभी पेमेंट हेड ऑफिस के द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र शाखाएं कौन सी शाखाएं होती हैं? जो कि भाई मुख्य कार्यालय के द्वारा जो माल भेजा जाता है उसकी तो बिक्री करती ही है,
या जो मुख्य कार्यालय के द्वारा व्यय चुकाए जाते हैं उतने तो ठीक है, वो तो किए ही जाते हैं। इसके अलावा ये स्वयं भी यदि बीच में सामग्री खत्म हो गई तो स्वयं खरीद कर बिक्री करने के लिए ये शाखाएं स्वतंत्र होती हैं, या कुछ अतिरिक्त व्यय करने का यदि जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी ये स्वतंत्र होती है, इसलिए इनको स्वतंत्र शाखाएं। विदेशी शाखाएं, देश के बाहर जो शाखाएं हम स्थापित करते हैं या स्थापित होती हैं वो विदेशी शाखाएं हैं। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे आश्रित शाखाओं के अंतर्गत लेखांकन विधि। आश्रित शाखाओं, यहां पे आश्रित शाखा के अंतर्गत लेखांकन विधि, तो इसके लिए लेखांकन विधि में हमारी मुख्य रूप से विधियों का प्रयोग करते हैं। पहली विधि आपकी आती है देनदार या साधारण विधि। देनदार या साधारण विधि। नंबर दूसरी विधि आती है अंतिम खाते विधि। अंतिम खाते विधि। तीसरी विधि आपकी आती है थोक शाखा विधि, या तीसरी में आप कह लें रहतिया देनदार विधि। रहतिया देनदार विधि। स्टॉक डेप्टर्स मेथड भी इसको कहते हैं, अंग्रेजी में स्टॉक डेप्टर्स मेथड या डेप्टर्स स्टॉक मेथड, दोनों में से किसी भी होकर कह सकते हैं। और नंबर 4 होती है थोक शाखा विधि। थोक शाखा विधि। तो ये 4 विधियां आश्रित शाखाओं के अंतर्गत, डिपेंडेंट शाखाओं के अंतर्गत हम यूज में लाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली विधि के अंतर्गत अब हम शाखा खाते कैसे बनाएंगे, इसी के लिए हम इसी को देखेंगे। पहले तो देनदार या साधारण विधि में देखते हैं। इसमें देनदार या साधारण विधि में ब्रांच अकाउंट, ये आपका ध्यान रखना है कहां पे बनता है, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस का कुछ नाम हो सकता है, वो नाम हम लिख देते हैं और उसी के बाद इसको बना लेते हैं। ये आपके कॉलम होते हैं। अब इसमें ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट यहां पे लिखते हैं डेबिट। ये पर्टिकुलर, यहां पे धनराशि यानी अमाउंट क्रेडिट साइड की हम लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले डेबिट में टू बैलेंस बीडी, यहां पे क्या करते हैं, संपत्तियों का जो प्रारंभिक शेष है, यहां पे प्रारंभिक संपत्तियों का शेष, प्रारंभिक संपत्तियां लिखते हैं। प्रारंभिक संपत्तियों का शेष यहां पे लिखते हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे स्टॉक हो गया आपका, डेब्टर्स हो गया, प्रारंभिक ध्यान रखना है, पेटी कैश हो गया आदि, और भी हो सकती है इसमें स्टॉक, डेब्टर्स, पेटी कैश, फर्नीचर या कुछ भी हो सकता है। तो जो भी संपत्तियों का प्रारंभिक शेष है हम उसे पहले बैलेंस बीडी में रखते हैं। उसके बाद हेड ऑफिस के द्वारा जो भी माल शाखा को सप्लाई किया गया, शाखा को भेजा गया, तो उसको यहां पे दिखाते हैं टू गुड्स सप्लाइड। टू गुड्स सप्लाइड, ये हेड ऑफिस जो माल शाखा को बिक्री के लिए भेज रहा है, वो और भी कहीं से हम यदि माल प्राप्त करते हैं, कोई अन्य शाखा से, किसी अन्य ब्रांच से कोई भी सप्लाई यदि प्राप्त हुई है ब्रांच को, तो यहाँ पे ये ब्रांच अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ब्रांच अकाउंट है आपका चल रहा है,
तो वो भी हम इधर दिखा देते हैं। अब इसके अलावा यदि जो भी खर्चे शाखा के हेड ऑफिस के द्वारा चुकाए गए हैं तो टू कैश यहाँ पे एक्सपेंसेस, वो सारे खर्चे इसी में लिख दिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टू बैलेंस CD, ये किस चीज का बचता है, ये है आपका क्लोजिंग दायित्व, अंतिम दायित्व यदि कुछ बचे हैं, अंतिम दायित्व यानी लायबिलिटीज यदि कुछ है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे ज्यादातर मिलते नहीं है, लेकिन यदि है तो उनको लिखेंगे। अब क्रेडिट साइड में यही चीज बाय बैलेंस BD करके सबसे पहले ये प्रारंभिक दायित्व है, प्रारंभिक दायित्व यहाँ पे लिखते हैं यदि कोई है तो, जैसे कोई अदत्त व्यय है, अदत्त वेतन है, कुछ भी है, कोई आउटस्टैंडिंग है या किसी प्रकार की लायबिलिटी है जो बाकी है, प्रारंभिक शेष उसका यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद बाय कैश, ये सेंट टू हेड ऑफिस, शाखा के द्वारा जो भी कैश हेड ऑफिस को भेजा जाता है उसकी एंट्री यहाँ पे करते हैं। वो दो प्रकार से है, एक तो नगद बिक्री से जो शाखा को मिलता है वो सब भेज देती है, दूसरा यदि उधार बिक्री भी करती है शाखा तो उधारी की राशि जो वसूल होती है, यानी देनदारों से जो राशि वसूल हुई, तो यहाँ पे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स जो प्राप्त हुई उसको यहाँ पे दोनों को इकट्ठा करके और यहाँ पे हम दिखा देते हैं। अब इसके बाद बाय, यदि कोई सामग्री बच गई शाखा की और हेड ऑफिस को यदि लौटाती है तो बाय गुड्स सप्लाइड, बाय गुड्स सप्लाइड ये वापसी है, रिटर्न, इस शाखा के द्वारा हेड ऑफिस को लौटाया गया माल है। इसके अलावा भी यदि कोई अन्य ब्रांच को ट्रांसफर किया जाता है, कुल मिला के यदि शाखा से माल गया, सामग्री गई, तो क्रेडिट में उसको रख देते हैं। अब इसके बाद हम बाय बैलेंस CD के रूप में यहाँ पे अंतिम संपत्तियां, क्लोजिंग एसेट्स यहाँ पे दिखाएंगे। यही आपका स्टॉक डेप्टर्स, स्टॉक डेप्टर्स, पेटी कैश आदि, और भी कोई क्लोजिंग यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्व व्यय भी हो सकते हैं वगैरह वगैरह। तो कोई अंतिम संपत्तियां हैं तो उनको भी लिख देते हैं। इस प्रकार से यदि क्रेडिट का टोटल आपका ज्यादा आता है, यदि क्रेडिट का टोटल ज्यादा आया इधर का दाहिने पक्ष का और बाएं पक्ष का कम आता है, तो जो डिफरेंस आता है तो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, शाखा का लाभ होगा, तो इसे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और ये टोटल आपका मिल जाएगा। लेकिन यहीं पर यदि जस्ट उल्टा है, डेबिट साइड का यानी बायां पक्ष ज्यादा है, दाहिना यानी आपका क्रेडिट साइड कम है, तो फिर लॉस आएगा। यही बाय जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो ये है आपका साधारण या देनदार विधि में शाखा खाते का नमूना, ठीक है। इसी नमूने के अनुसार हम अगले वीडियो में क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।